हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस जेम्स के सेकंड लेक्चर में पॉलिटी के। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा में कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमने देखना है कि संविधान सभा के अंदर कितनी सीट्स किस क्लास को एलोकेट हुई। उसके बाद हम एंड तक, जब तक संविधान लागू हुआ तब तक अब आज हम देखेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब संविधान सभा बनी तो उसमें किस क्लास को कितनी सीट्स एलोकेट हुई। डिवीजन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज पर द क्लास। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि महिलाओं को कितनी सीट्स एलोकेट होती हैं। देखिए, हाँ, क्लास में कौन कौन सी क्लासेस आती हैं पहले ये देखिए। पहली क्लास आती है इसमें महिलाओं की, दूसरी आती है शेड्यूल्ड कास्ट, तीसरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, देन कम्स द जनरल कैटेगरी, उसके बाद मुस्लिम्स, and the next one is सिक्स। चलिए, तो महिलाओं के लिए 15 सीट्स एलोकेट की गई, एससी कैटेगरी के लिए 26, एसटी के लिए 33, जनरल के लिए 213, मुस्लिम्स के लिए 79 और सिख समाज के लिए 4 सीट्स वर एलोकेटेड। ठीक है, नोट करके लिखेंगे इसमें कि जो सीट्स एलोकेट हुई उनमें मुख्य रूप से, चूंकि महिलाओं का टॉपिक आज के समय पे एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए हम ये देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें उसकी तरफ से कितनी सीट्स महिलाओं को एलोकेट होती हैं, 5। और यही हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड है किसी भी राज्य से, हाईएस्ट नंबर्स ऑफ सीट्स। उत्तर प्रदेश की जो 5 सीटें हैं उनमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सुचेता कृपलानी, दूसरा पूर्णिमा बैनर्जी, तीसरा सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बैनर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, चौथा कमला चौधरी, और पांचवा बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल के आगे लिखेंगे एकमात्र मुस्लिम महिला, ओनली विमेन, ओनली मुस्लिम विमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस पॉइंट को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वो ये है कि मुस्लिम लीग बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विभाजन होता है। टोटल जो इसमें 389 मेंबर्स थे, ये अब केवल 299 बचते हैं। ऐसा क्यों हुआ और बाकी के 90 मेंबर्स क्यों गए, उसके पीछे का कारण समझते हैं। उसके पीछे का कारण है सीट एलोकेशन। ठीक है, कांग्रेस को कांग्रेस के इसमें जो टोटल मेंबर्स जीते उनकी संख्या है 208। वहीं मुस्लिम्स या मुस्लिम लीग तकरीबन 73 मेंबर्स। बाकी अदर पार्टीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनमें एक एक या दो दो सीट्स मिली हैं। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को कितनी सीट्स मिली हैं, तो 8 कैंडिडेट्स। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स 8 सीट्स। इतना ज़्यादा सीट्स होने की वजह से जो मुस्लिम लीग और कुछ एक दो इंस्टीट्यूशंस थे, उनका ये पॉइंट था कि जो रुझान है संविधान सभा का वो तो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं की बात कहीं ना कहीं दबा दी जाएगी। इसलिए मुस्लिम लीग ने और कुछ एक दो इंस्टीट्यूशंस ने ये सोचा कि हम अलग हो जाते हैं और अपनी अलग असेंबली बनाएंगे, जिसके थ्रू हमारी बात प्राथमिकता हमारी बात को दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का एकमात्र पारसी मेंबर कौन था। ओनली पारसी मेंबर वाज, इन्हें फिरोज शाह मोदी कह लीजिए या होमी मोदी भी इनका नाम था। होमी मोदी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट याद रखेंगे वो ये है कि इसमें एकमात्र इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता था वो कौन था। ओनली लीडर फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी, उनका क्या नाम था। उनका नाम है सोमनाथ लहिरी। नोट डाउन कर लीजिए। एकमात्र लीडर संविधान सभा के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी से थे वो थे सोमनाथ लहिरी, और एकमात्र पारसी मेंबर जो थे, पारसी लीडर जो थे वो थे होमी मोदी। नोट डाउन कीजिए इसको। अब हमें मालूम है कि जो कैबिनेट मिशन प्लान मैंने आपको पढ़ाया था, भारत में आया था, उसने 2 पॉइंट्स को सामने रखा अपनी रिपोर्ट में। पहला तो संविधान सभा का निर्माण हो ही गया। दूसरा, जब तक संविधान बन के लागू होगा तब तक इस देश को संचालित करने के लिए कोई गवर्नमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। बाद में भले ही हम परमानेंट गवर्नमेंट बनाएंगे 1950 के इलेक्शंस के बाद, लेकिन उससे पहले एक टेम्परेरी इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत थी, जो कि सजेस्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान ने। अगर आपने रिवाइज किया होगा, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है उसके बारे में कुछ 3-4 पॉइंट्स देखते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट में जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इसका गठन कब हुआ। When was it constituted? So it was constituted on 2nd of September 1946. 2nd of September 1946. So this was the date of constitution of interim government. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, टोटल मिनिस्टर्स कितने थे पूछा जा सकता है। टोटल मिनिस्टर्स की संख्या नोट डाउन कीजिए 15। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रेसिडेंट कह लीजिए या चेयरपर्सन कह लीजिए, इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे वाइसरॉय वेवेल। वाइसरॉय वेवेल। वहीं इसके उपाध्यक्ष
डिप्टी चेयरपर्सन was J.L. Nehru. The deputy chairperson was जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये पॉइंट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड। इनको पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए पॉज करके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे संविधान सभा की बैठकों की तरफ। संविधान सभा की अगर मैं बैठकों की बात करता हूं तो एक सेकंड में नो पॉइंट आप हेडिंग डाल लीजिए, सिटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की बैठकें। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट बैठकें हैं। वैसे तो टोटल 5 हैं, लेकिन उनमें से 3 इंपॉर्टेंट बैठकें हमें मिलेंगी देखने को, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। फर्स्ट सिटिंग 9 दिसंबर 1946। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं पहली सिटिंग से रिलेटेड? जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट सिटिंग का, वो कहाँ हुई प्लीज बताएं। टाइम क्या था जब सिटिंग शुरू हुई, कितने बजे शुरू हुई, ये भी आप जान लेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? प्रेसिडेंट। और वो जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वो टेम्पोरेरी थे, परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा, एक बात और कि इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? ठीक है, प्लेस की बात करें तो ये सेंट्रल टाउन हॉल न्यू दिल्ली, सेंट्रल टाउन हॉल दिल्ली में आयोजित हुआ सुबह के 11 बजे। ठीक है, बात करें इसके टेम्पोरेरी अध्यक्ष की तो वो बने सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, किस बेसिस पे इन्हें अध्यक्ष बनाया गया? ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे इस बेसिस पे, ओल्डेस्ट मेंबर। किसने सजेस्ट किया कि इन्हें बनाना चाहिए? जीबी कृपलानी, सजेस्टेड बाय मिस्टर जेबी कृपलानी। ठीक है, एक फ्रांस में एक आइडिया चलता था कि किसी भी सभा का अगर कोई अध्यक्ष बनाना है हमें, उस सभा के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को अध्यक्ष बनाया जाए। वहीं से फ्रांस से ही ये आइडिया लिया था कि सच्चिदानंद सिन्हा को हम बीइंग दी ओल्डेस्ट मेंबर टेम्पोरेरी बेसिस पे अध्यक्ष बना देते हैं। टोटल 207 इसमें पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया था। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। अगली जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो है 11 दिसंबर 1946 को, जो कि इनकी तीसरे नंबर की बैठक है, थर्ड। मैंने बोला था टोटल 5 सिटिंग्स हैं, इनमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं और लगातार वो सिटिंग्स होती हैं। जो थर्ड सिटिंग है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है हमारे लिए? क्योंकि यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं वो परमानेंटली नियुक्त किए जाते हैं। इसके अध्यक्ष जो बनते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके जो उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरपर्सन या डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट बोल लीजिए, उपाध्यक्ष जो इसके नियुक्त होते हैं वो है एक नामित यानी नॉमिनेटेड
जो कि हैं फ्रैंक एंथनी और एक इलेक्टेड जो कि हैं मिस्टर H.C. मुखर्जी। ठीक है, एक और पॉइंट आप नोट डाउन करके लिखेंगे यहां, नोट संविधान सभा के जो एडवाइजर थे या जो संवैधानिक एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, वो कौन थे? वो थे B.N. राव। सो हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? B.N. राव। और ये एक एक्स सिविल सर्वेंट थे। ही वॉज एन एक्स सिविल सर्वेंट। इसको लिखिए पॉइंट को। अब बात करते हैं हमारी 5वीं बैठक की और तीसरी महत्वपूर्ण बैठक ये हो जाती है हमारे लिए। बैठक का नंबर तो 5वां है, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट बैठक हमारे लिए जो हो जाती है वो यही है। दिसंबर 1946। ये जो फिफ्थ सिटिंग है ये फेमस है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के लिए। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। भाई ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश व संविधान के बारे में बताता है कि हमारा संविधान होगा कैसा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लेते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं, जिस बेसिस पे हमारा संविधान या देश संचालित होगा। और ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था, बाय J.L. नेहरू। इसमें टोटल 8 पॉइंट्स थे जो संविधान निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई। जैसे कि उदाहरण के लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स या डेमोक्रेसी, रिपब्लिक नेशन, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार इत्यादि। ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और इसको संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट किया गया। कब? एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22nd of July 1947। ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बैठकें हमारी हैं वो हमने कवर कर ली और इनके क्या आउटकम्स हमें दिखते हैं, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो भी हमने पैरेलली देख लिए। अब आज का जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कि रिविजन्स कितने हुए हमारे संविधान के, और उन रिविजन्स में हमने जब फाइनलाइज किया, अब सारी त्रुटियां निकाल दी, सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल करके हमने फाइनली रिवाइज किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और लागू किया। तो आप हेडिंग डालेंगे रिविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई केवल निर्माण करना ही आवश्यक नहीं है, इसको रिवाइज करके उसकी त्रुटियां निकालना भी तो निर्माण का ही एक पार्ट है। हेडिंग नोट डाउन कीजिए। तीन रिविजन्स हुए। कितने हुए? 3। ऐसे ही नोट डाउन किया कीजिए फ्लो चार्ट फॉर्मेट में, इससे रिवीजन भी आसान होता है और नोट्स ज़्यादा बल्कि नहीं बनते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रिवीजन था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1946 तक चला और इसे बोला गया
द शॉर्टेस्ट रिवीजन, सबसे छोटा रिवीजन था ये, 4-5 दिन का रिवीजन है। बात करें सेकंड रिवीजन की, भाई साहब ये कब हुआ? सेकंड रिवीजन आपका होता है, सॉरी ये 1946 नहीं है, 48 है, माफ कीजिएगा, ये 48 है। जो सेकंड रिवीजन है वो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 11 अक्टूबर 1949 तक चला, जिसे लॉन्गेस्ट रिवीजन भी बोला गया है। ठीक है जी, डन। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिवीजन हमारा देखने को मिला, थर्ड इंपॉर्टेंट रिवीजन वो है कब से कब तक? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। और ये 26 नवंबर की ही वो इम्पोर्टेंट डेट है जब हम कहते हैं कि हमारा संविधान फाइनली तैयार हो गया बन करके और एडॉप्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये 3 रिवीजन्स आप लिखेंगे। उसके बाद आप 26 नवंबर के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट देख लीजिए। 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये 3 रिवीजन्स, पहला 4 से 9 नवंबर शॉर्टेस्ट, 15 नवंबर से 11 अक्टूबर लॉन्गेस्ट, और 14 नवंबर से 26 नवंबर लास्ट रिवीजन। 26 नवंबर 1949 को हमने अपना डॉक्यूमेंट जो था वो फाइनली रिवाइज कर दिया, और हमारा जो संविधान था उसको हमने फाइनली एडॉप्ट किया। भैया ठीक है, हमारा संविधान बन करके रेडी है। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे थे जो हमने 26 नवंबर के दिन 16 आर्टिकल्स वो इनेक्ट कर दिए, लागू कर दिए देश में। पूरा संविधान लागू नहीं किया है, पूरा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, लेकिन कुछ 16 आर्टिकल्स उस समय की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए हमने लागू किए थे। वो 16 आर्टिकल्स कौन कौन से थे, एक बार फटाफट से आप लोग लिख लीजिए, और 2-4 बार दोहराएंगे तो याद भी हो जाएंगे। मैं नंबर डाल ही दे रहा हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। गिनिए कितने आर्टिकल्स हैं? पंद्रह आर्टिकल्स हैं। इसमें एक आर्टिकल और ऐड कीजिए, आर्टिकल 324। तो ये 16 आर्टिकल्स जो हैं 26 नवंबर को लागू कर दिए गए। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा पॉज करके। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर के क्लोजर की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट और रोचक तथ्यों के साथ में इस चैप्टर को एंड किया जाएगा। वो रोचक तथ्य हमारे क्या होने वाले हैं? संविधान से ही संबंधित कुछ रोचक तथ्य के, जैसे इसको कितना समय लगा बनने में, इसका वजन कितना है, किसने इसको अपने हाथों से लिखा, उन्हें कितना समय लगा, टोटल कॉस्ट कितनी आई, वगैरह वगैरह। हेडिंग डालिए फैक्ट्स। पहला फैक्ट है कि संविधान को बनने में समय कितना लगा। समय लगा इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन का। टाइम टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। कितना लगा समय? 2 साल 11 महीने 18 दिन। पहली बात। दूसरी बात, इसको बनाने में कॉस्टिंग कितनी आई? लगभग 64 लाख रुपए। तीसरा, इसका वजन कितना है?
4 किलोग्राम। इसमें टोटल पेजेस कितने हैं? टोटल पेजेस जो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है उसकी बात कर रहा हूँ, 251 पेजेस। ठीक है साहब, 251 पेजेस है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो हस्तलिखित फॉर्मेट है, हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और ये काम करने में इन्हें 6 महीने का समय लगा, 6 मंथ्स। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है कि इसको डेकोरेट किसने किया। संविधान को अगर आप देखेंगे तो उसके डेकोरेशन की भी बात सामने आती है, बाहर से ही बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो इसके डेकोरेशन वाला जो पार्ट था, डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जी ने इसकी डेकोरेशन की, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन है, गूगल पर जाके चेक कीजिएगा। और इसका जो हिंदी वर्जन है वो किसने दिया? हिंदी वर्जन किसने लिखा? मिस्टर वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य। अगर कट रहा होगा तो मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी का वर्जन लिखा गया। तो ये कुछ रोचक तथ्य अपने संविधान के बारे में, आपको लगा, आपको इंटरेस्टिंग जरूर लगे होंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। यहाँ हमारा पहला चैप्टर संविधान के निर्माण से संबंधित जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें एक पॉइंट और है कि संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके मेंबर्स को डिवाइड करके कुछ कमिटीज़ बनाई गई। उन कमिटीज़ के हेड और उनके फंक्शंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पीसीएस जेम्स पे शेयर कर दूंगा। उसे पढ़िएगा और अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्वेश्चन आता है उससे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।